सत श्री अकाल, केम छो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देख रहे थे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लास्ट में कि जो एमीटर था, एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में नहीं जोड़ते। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था। हम उसके आगे अब कैरी करेंगे। देखिए, ये जो एमीटर होता है, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। इट्स ओके, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब उससे जस्ट आगे पढ़ना है कि एमीटर को पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये बल्ब हो गया और इसको हम लोग एक सेल से इसको जोड़ देते हैं। इट्स ओके, पॉजिटिव निगेटिव। अब यदि एमीटर को यहाँ पर इसके पैरेलल में यदि हम जोड़ देते हैं एमीटर को, इसका पॉजिटिव निगेटिव इधर हो गया। अगर यहाँ पैरेलल में जोड़ दिया जाए एमीटर को तो क्या होगा। तो जरा देखिए कि ये जो एमीटर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल सीधे डायरेक्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इट्स ओके। और इसका निगेटिव टर्मिनल सेल के सीधे निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस बीच में इसका मतलब ये तो डायरेक्ट जुट गया ना सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। तो जब ये सीधे जुट गया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस सर्किट का जो करंट होगा एकाएक बढ़ जाएगा। यानी जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो हायर हो जाएगा एमीटर से भी, और साथ ही साथ इस पूरे सर्किट से हायर हो जाएगा। और जब करंट हायर हो जाएगा तो उससे ये एमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो यदि क्वेश्चन ये बनाया जाए, what will happen if ammeter is connected in parallel? What will happen if ammeter is connected in parallel? तो इसका आंसर क्या होगा? The flow of current in ammeter and circuit will be increase due to which, जिसके कारण ammeter will be burnt, एमीटर जो है जल जाएगा, या यूं कहिए कि वो डैमेज हो जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है एमीटर का, डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये एक गलत कनेक्शन हुआ। ऐसे नहीं जोड़ते हैं, एमीटर को पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। तो एमीटर को कैसे जोड़ेंगे, सही कनेक्शन क्या होगा, तो कुछ ऐसे होगा सही कनेक्शन। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये देखिए, ये जो कनेक्शन है ये एक राइट कनेक्शन हुआ। इसमें ये जो एमीटर है इससे सीरीज में जुटा हुआ है। तो जब सीरीज में जुटा हुआ है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो इससे जुड़ा है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट नहीं जुटा है, उसके बीच में यहाँ पे बल्ब आ गया। तो ये आपका एक सही कनेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इस बल्ब के रहते या ना रहते तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है ना। इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल आ करके यहाँ सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस बल्ब का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये वायर ध्यान से देखिए, ये वायर तो इस तरह से आके इससे जुट गया ना, और फिर ई वाला वायर इससे इधर से आकर के इससे जुट गया। तो ये इसका तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं पड़ा। तो यहां पर देखिए, ये एक सही कनेक्शन है क्योंकि ये सीरीज में जुटा हुआ है, और ये डायरेक्ट इसके दोनों टर्मिनल यहां इससे नहीं जुड़े हुए हैं। तो मेन बात यही ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट दोनों टर्मिनल को सेल के दोनों टर्मिनल से नहीं जोड़ना है। इट मीन्स कि यहां पैरेलल में नहीं जोड़ना है। अगर आप पैरेलल में जोड़िएगा तो ये क्या होगा, रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। इससे एमीटर और सर्किट आपका जल जाएगा, एमीटर डैमेज हो जाएगा। इट्स ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहां देखिए, यहां पे जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस लो होता है, और एमीटर के लो रेजिस्टेंस होने के कारण इससे करंट हाई अमाउंट में जाता है। तो जैसे ही जो है कि इसको सिर्फ आप ऐसे समझिए कि जैसे बल्ब है और एक सेल ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए। तो बैटरी के जो दो वायर हुए, एक पॉजिटिव टर्मिनल से निकला हुआ वायर और एक नेगेटिव टर्मिनल से निकला हुआ वायर, तो दोनों का यदि बल्ब में जोड़ते हैं तब तो बल्ब जो है जलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि बल्ब हम ना जोड़ें, दोनों वायर को सीधे ऐसे सटा दें, तो क्या होगा, वहां शॉर्ट सर्किट होगा ना। पॉजिटिव टर्मिनल से निकला हुआ वायर और नेगेटिव टर्मिनल से निकला हुआ वायर दोनों जब एक दूसरे से सटेगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो कुछ वैसी ही स्थिति यहां पे हो जाती है।
कि जब ये बल्ब रहते हुए अगर इसको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो इसका एक टर्मिनल जो है ना आकर के सीधे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है और एक टर्मिनल आकर के जो है ना निगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है। तो कुछ वैसा ही स्थिति हो गया कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपस में मिल गया, और जब ये आपस में मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा, एमीटर जो है ना जल सकता है। आप समझ गए मेरी बात को? इट्स ओके। तो हम लोगों ने एमीटर को देख लिया। अब जो है कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस को देखेंगे और इसके माध्यम से हम लोग गैल्वेनोमीटर को समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका काम क्या है। तो एमीटर को आप लोगों ने देखा कि एमीटर का वर्क क्या है। एमीटर जो है ना इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट जो है ना कितना फ्लो हो रहा है, उसका अमाउंट कितना है, उसी को क्या कौन मापता है, एमीटर मापता है। एमीटर एक डिवाइस है जो किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। अब ये समझना है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका क्या वर्क है। गैल्वेनोमीटर भी बाबू एक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर क्या है, ये भी एक डिवाइस है। एमीटर भी एक डिवाइस है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, एमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, आइए समझते हैं इसको एक पिक्चर के माध्यम से, आप बेहतर समझ पाइएगा। ये देखिए, ये जो है हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये एमीटर है। ये क्या है, एमीटर है। तो एमीटर में इसका जो पॉइंटर होता है, ये 0 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसका पॉइंटर कहाँ होता है, 0 पे होता है, जो कि लेफ्ट साइड में होता है एमीटर में, ठीक है। और यहीं अगर गैल्वेनोमीटर रहेगा तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो बीच में होता है। अब बीच में क्यों होता है, क्योंकि इसका 0 बीच में होता है। 0, 100, 200, 100, 200, ध्यान समझिएगा, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, बीच में होता है। जबकि एमीटर का जो पॉइंटर होता है, इसके स्केल का जो पॉइंटर होता है कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, एक तरफ होता है। तो इसके टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। एमीटर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। इसको हमेशा इसका पॉजिटिव इंड वाला सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ा जाता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें कोई टर्मिनल नहीं होता है। एमीटर को आप ऐसे जोड़ो, तब ये पॉजिटिव से जोड़ दो, ये नेगेटिव से जोड़ दो, या इसको नेगेटिव से जोड़ दो, इसको पॉजिटिव से जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बीच में ही रहता है। अगर करंट इधर से उधर गया तो ये क्या होगा, इसका जो निडल है बीच में, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर करंट उधर से इधर आ रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। बस में आ रहा है कि नहीं। यानी इसका जो पॉइंटर है ये बीच में होगा, इसका लेफ्ट साइड में होगा। और भी कुछ अंतर देखते हैं। एमीटर से जो है ना एकदम सेंसिटिव जो करंट है उसको मेजर नहीं कर सकता है। एकदम लो अमाउंट में जो करंट है उसको मेजर नहीं कर सकता है, थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा करंट, तब ये जाकर के उसको डिटेक्ट कर पाएगा। और ये स्मॉल से स्मॉल अमाउंट में भी यदि करंट है, जिसको सेंसिटिव करंट बोलते हैं ना, स्मॉल करंट, उसको भी ये मेजर कर लेता है। क्योंकि ये सिर्फ डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं बताता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। एकदम सेंसिटिव जो होता है ना, सेंसिटिव करंट को मेजर कर लेता है, हाँ करंट फ्लो हो रहा है। इट्स ओके। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में देखिए, नंबर 1 पॉइंट गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या होगा, इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। या इसको ऐसे कह सकते हैं, इट मेजर्स द सेंसिटिव करंट। इट मेजर्स द सेंसिटिव करंट, मतलब ये जो स्मॉल करंट होता है ना, उसको ये मेजर करने का काम करता है। दूसरा, इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट के डायरेक्शन को भी शो कर सकता है। इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन को भी शो कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो पॉइंटर होता है ये लेफ्ट साइड में होता है। इट्स ओके। और इसका जो पॉइंटर होता है ये स्केल के सेंटर पे होता है। तो गैल्वेनोमीटर के में क्या लिखेंगे, इट्स पॉइंटर इज एट द सेंटर ऑफ द स्केल। सेंटर ऑफ द स्केल, स्केल के सेंटर पे होता है। यानी जब ये रेस्ट में रहा है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में ये कहां होगा, सेंटर पे होगा। इट्स ओके। चौथा पॉइंट क्या होगा कि इसमें कोई भी टर्मिनल नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव टर्मिनल
ना ही निगेटिव टर्मिनल। एमीटर में टर्मिनल होता है, ध्यान रखिएगा, एमीटर में टर्मिनल होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में कोई टर्मिनल नहीं होता है, क्योंकि इसको किधर से भी जोड़ सकते हैं। इट्स ओके ना। यहां क्या हो जाएगा, इट हैज नो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसका कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। पांचवा पॉइंट ध्यान रखिए, इसका सिंबल, ये हुआ सिंबल। एमीटर का जो था उसमें यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, जबकि गैल्वेनोमीटर में ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये पांचों पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान दीजिए। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सर्किट में करंट के उपस्थिति को डिटेक्ट करता है। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ये सेंसिटिव करंट को मेजर करता है, यानी स्मॉल करंट को मेजर करता है। फिर इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन को शो कर सकता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इट्स पॉइंटर इज एट द सेंटर ऑफ द स्केल, स्केल के सेंटर पे होता है, बीच में होता है, जबकि एमीटर में ये लेफ्ट साइड में होता है। इट्स ओके। चौथा पॉइंट क्या है, इट हैज नो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, इसको आप कैसे भी जोड़ सकते हो। फिर सिंबल, सिंबल इसका यहां पे आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। इट्स ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि मैग्नेट है आपके पास, चुंबक है, तो चुंबक का एक दायरा होता है जिसके अंदर उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है। अब ऐसे चुंबक आपके घर पे रखा हुआ है, अब मान लो यहां हम एक चुंबक लिए हैं, तो क्या वो उसको थोड़ी ना अट्रैक्ट कर देगा, रिपेल कर देगा। बात समझ रहे हो ना। उसका एक दायरा है, उसका एक स्पेस है जिसके अंदर जो है ना, अगर आप लेकर के जाओगे तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा। ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मान लो जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसका भी एक दायरा है कि इसके अंदर जो है ना, अंदर दूसरा कोई अगर चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। उसका एक दायरा है, इसका एक फील्ड है, और उसी फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज मैग्नेट के लिए क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। बट यहां पर ये जो इसका एक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पूरा, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जरा ध्यान सुनिएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि किसी इंफिनिटी से, यदि इंफिनिटी से, कहां से, इंफिनिटी से, यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लेकर के आएंगे, तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंफिनिटी पे है, ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज है। और आप जानते हो, आप पढ़े हो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज में कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो अगर हम इस दोनों को एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे तो जरूर उसको दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। तो आपको उसके अगेंस्ट में, वो जो फोर्स ये इस पर लगाएगा, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर यहां वर्क डन का, हम भी तो एक फोर्स ही लगा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लगा रहे हो, आप 9th क्लास में पढ़े भी हो कि यदि आप कहीं पे फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स लगाने के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान देंगे फिर से, यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स को लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहां पे वर्क डन इज देयर, वर्क डन होता है ना वहां पे। तो जब इसको आप यहां से यहां लेकर के आ रहे हो, तो ये तो फोर्स लगा रहा था उस पर, आप उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाए तभी तो यहां आ रहा है ना। अगर आप नहीं लगाते तो ये क्या करेगा, इस यहां लाने से उसको धक्का देकर उधर फेंक देगा ना। लेकिन फिर भी आप लेकर के आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पर, इसके फोर्स के अगेंस्ट में आप फोर्स लगा रहे हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, चूंकि था यहां आ गया यहां, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, आप फोर्स भी लगा रहे हो, तो आप बोल नहीं सकते कि वर्क डन इज देयर, वहां पे वर्क डन हो रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आइए थोड़ा इसमें और समझते हैं बेहतर। पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से। अब बड़े ही संजोग की बात है कि इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, उसको भी V से ही डिनोट करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये क्या होता है? वोल्ट। ये भी वोल्ट ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे, अगले बोर्ड पे देखेंगे, पहले इसको वाइप करने के बाद। बट यहां फिलहाल ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। आइए फॉर्मूला को हम खुद से निकालने की कोशिश करते हैं। जरा समझिए, मान लेते हैं कि यदि 2 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? 2 कूलम। आपने पढ़ा था ना कि चार्ज कैसे यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो 2 कूलम चार्ज को यहां से अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में मान लेते हैं कि वर्क डन कितना किया गया? 10 जूल किया गया। कितना वर्क डन किया गया? 10 जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 1 कूलम। तो 1 कूलम को ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां तो 2 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं तो 10 कूलम हो रहा है, 10 जूल वर्क डन किया जा रहा है। तो 1 कूलम को जब ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? 5 जूल होगा ना। तो वो जो 5 होगा वो कैसे आएगा ये बताइए। तो हम सीधे इसको 10 जूल को 2 कूलम से भाग दे देंगे ना, यानी ये क्या है? चार्ज का वैल्यू है। तो W को यदि हम Q से भाग दे दें तो पता चल जाएगा ना कि 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क डन किया गया। 2 कूलम चार्ज को ले जाने में इतना वर्क डन, तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन, डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। आप समझो कि आप सब्जी खरीदने गए और आप 2 केजी सब्जी खरीदे। कितना सब्जी खरीदे? 2 केजी सब्जी खरीदे और ये 2 केजी सब्जी आपको हुआ 50 रुपया में। कितना रुपये में हुआ? 50 रुपया में हुआ। आपके फादर आपसे पूछे कि बेटा आपका वो सब्जी कैसे दिया है, किस रेट से दिया है, तो आप क्या बोलोगे? 50 रुपये। जब रेट आपसे पूछा जाएगा तो आप 1 केजी का ही ना बताओगे, यानी 1 केजी का दाम कितना हुआ? 25 रुपया। तो जरा बताओ 1 केजी का कैसे निकला? आप इस 50 को 2 से भाग दोगे ना, 2 से, तो 25 रुपया निकल गया पर केजी। ठीक उसी प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, भी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जो टोटल जो आपने वर्क डन किया है और जितने चार्ज को ले जाने में किया है, इससे इस वर्क डन में डिवाइड करना होगा। तो वो ऑटोमेटिक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन किया वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहां देखिए W/Q ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? V = W/Q। V = W/Q। ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगले बोर्ड पे हम लोग देखते हैं इसका पूरा डेफिनेशन। आप यहां समझ गए, इसको अब रिटन तरीके से देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, बट ये रिटन फॉर्म में यहाँ पे उसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन किया जाता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इट्स ओके। इसको V से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V = W/Q, जहां पे W क्या था? वर्क डन था, और Q क्या था? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, चार्ज आप जितना मूव कर रहे हो। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना 1 एम्पियर कब होता है, तो उसके फॉर्मूला में उसको छोड़ के बाकी सबको 1 कर दिए थे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना 1 एम्पियर आ गया था। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज देखे थे हम लोग कि 1 कूलम कब होगा। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट कब होगा। तो पहले आप खुद बताइए मुझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा। जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा। तो जब ये फॉर्मूला यहां पे आप देख रहे हैं कि V = W/Q होगा, तो ये 1 कब आएगा? V जब वर्क डन 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम होगा। यानी इन्फिनिटी से यदि 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में 1 जूल यदि वर्क डन किया गया, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट आएगा। कितना आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 1 वोल्ट। इट्स ओके। देखते हैं उसको भी रिटन फॉर्म में। तो देखिए 1 वोल्ट यहां पे हो गया क्लियर कि ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मींस किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल वर्क डन किया जा रहा है। किस चीज पे 1 जूल वर्क डन किया जा रहा है? तो इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज कितना कूलम है? 1 कूलम है, यानी इन्फिनिटी से 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाने में यदि कितना वर्क डन किया जाए? 1 जूल। 1 जूल यदि वर्क डन किया जाए तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। और आप ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। यही जूल पर कूलम जो है ना वोल्ट होता है। इट्स ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है? तो आप सभी इस बात को जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोजीशन के कारण, किसी बॉडी के पोजीशन के कारण यदि उसमें कोई एनर्जी जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो नाम से ही स्पष्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जरा ध्यान दीजिए कि जिस तरह उसमें हम लोग देखे थे कि अगर कोई यहां पे चार्ज रखा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कंफर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी दूसरे अगर पॉजिटिव चार्ज को यहां पे हम रख दें तो जरूर ये जो है ना, इसका जो है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर रिपल्सन होगा, यानी इसमें एनर्जी होगा। तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ गया? यानी किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी। ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी because of its interaction with electric field. This potential energy is known as electric potential energy. समझ में आ गया? ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स ओके। तो दोस्तों अब जो है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके चलते जो है ना कि यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिख दिया जा रहा है ताकि वीडियो आपका छोटा बने। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं पहले हम लोग, उसके बाद इधर डेफिनेशन की तरफ देखेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो हम लोग इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इसके अंदर लेकर के आए थे किसी पॉइंट तक, तो उसमें जो वर्क डन किए थे उसको क्या बोला गया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी फील्ड के अंदर ही मान लीजिए कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं, तो ऑलरेडी यहां तक लेके आने में तो वर्क डन किया गया होगा क्या? तो यहां ये तो इसका तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना, फिर यहां पर भी जो है ना इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इसी के डिफरेंस को, इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को, जैसे इसको मान लेते हैं अगर पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में वर्क डन करेंगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एक पोटेंशियल हुआ, यहां तक ले गए थे, भी एक पोटेंशियल हुआ, तो इस दोनों पोटेंशियल में जो अंतर हुआ, जो डिफरेंस हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ आ गया? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाएंगे, तो उसमें जो वर्क डन किया जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां समझिए कि इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया है कि ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। कोई दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर में, थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, जिससे करंट जा रहा है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन।
वो वर्क डन का वह वर्क डन का अमाउंट है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया जाता है। मान लीजिए जैसे पॉइंट ए ये हुआ, पॉइंट बी ये हुआ, तो यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इट्स ओके। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का? डेल्टा भी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये देखिए, VB बड़ा होगा, VB में से VA, VB में से VA घटा देंगे, क्योंकि ये नजदीक है, इसके ये करीब है, क्लोज है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहां तक ले जाने में थोड़ा सा कम वर्क डन किया जाएगा। जैसे जैसे इसके पास लाया जाएगा वैसे वैसे वर्क डन हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वैसे से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम लोग शॉर्ट में PD, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? PD कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? PD। और इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। इसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। वो हम लोग देखते हैं अगले बोर्ड पे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखना था कि करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना क्यों जरूरी है। तो आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये एक टंकी हो गया, ये एक टैंक है, ये टैंक A है, ये क्या हो गया? टैंक A हो गया, और ये एक हो गया टैंक B। इसमें वाटर का लेवल यहां तक कर लेते हैं, ठीक, इसमें वाटर का लेवल यहां तक कर देते हैं, ठीक है। अब इसको एक पाइप से जोड़ देते हैं, दोनों को एक पाइप से जोड़ देते हैं। जरा देखिए, इसमें हाई लेवल हो गया और इसमें लो लेवल हुआ। ये टैंक B है, इसमें वाटर का लेवल क्या है? हाई लेवल है, और इसमें वाटर का लेवल लो लेवल है। तो ये जब इसको पानी को ये जो जोड़ा जाएगा ना, दोनों को पाइप से अगर जोड़ दिया जाए दोनों टंकी को, तो क्या होगा? पानी जो है ना A टैंक से B टैंक की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्लो क्यों हुआ? क्योंकि इसके लेवल में डिफरेंस था। यहां पे वाटर का लेवल इतना था और यहां पे वाटर का लेवल इतना था। तो वाटर के लेवल में डिफरेंस होने के कारण ये वाटर इसमें से इसमें फ्लो होगा, ठीक है। और ये कब तक फ्लो होगा? जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए। यदि दोनों वाटर का लेवल, दोनों टैंक में वाटर का लेवल अगर बराबर आ जाए, इक्वल हो जाए, तो उसके बाद क्या फ्लो होगा? इसमें उसमें जाएगा? नहीं जाएगा, रुक जाएगा, वहां पे स्थिर हो जाएगा। ठीक यही कंसेप्ट आपके पोटेंशियल डिफरेंस में आता है कि जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तब तक करंट फ्लो करता है। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो वोल्ट कर लेते। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा, जरा सोचिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का लेवल अगर बढ़ा दिया जाए, बहुत हाई कर दिया जाए, जैसे इसको ऊपर कर दिया जाए, इसको बहुत नीचे कर दिया जाए, तो उतना ही तेजी से जाता है। यानी करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि आप समझिए कि यहां लेवल इतना है, यहां इतना है, तब जो फ्लो करेगा करंट, ठीक। और ये जब बहुत हाई कर दिया जाए, ऊपर कर दिया जाए, इसको बहुत नीचे कर दिया जाए, वैसी स्थिति में जो फ्लो करेगा, दोनों में अंतर होगा ना। जब ये दोनों के डिफरेंस जब ज्यादा होंगे लेवल में, तो ये वाटर का जो स्पीड होगा ना, जो फ्लो करने का, वो बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से करंट का अमाउंट भी जो है ना बढ़ जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना ज्यादा होता है, जो हम लोग ओम्स लॉ में देखेंगे आगे। फिलहाल बस इतना ही समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि 0 वोल्ट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो नहीं करेगा। इट्स ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पीडी जो है ना 1 वोल्ट कब होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 1 जूल जब वर्क डन किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 1 वोल्ट होगा। और यहां पे जो वोल्ट नाम जो रखा गया है
वो अलेसांद्रो वोल्टा जो है ना इटालियन फिजिकिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में जो है ना यहाँ वोल्ट रख दिया गया ऐसा यूनिट इसका। अब देखिए यहाँ पे अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो मानाता है। अर्थ का कौन सा क्या पोटेंशियल मानाता है? जीरो पोटेंशियल। ये ना ही निगेटिवली चार्ज होता है ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है, इवन व्हेन द चार्जेस फ्लो इन और आउट ऑफ इट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ग्रेट साइज। इसके बड़े साइज होने के कारण चार्ज इसके अंदर जाए तब कोई इलेक्ट्रॉन या इससे बाहर आए, वो ना ही निगेटिवली चार्ज होता है ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है। समझ गए? तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो पोटेंशियल होगा। इट्स ओके। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं कि वाकई में ये जो कहा जाता है कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना इलेक्ट्रॉन जाता है, तो क्यों जाता है? ऐसा क्या होता है कि वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है इलेक्ट्रॉन? आप तो जानते हैं कि कन्वेंशनली करंट क्या किधर से किधर जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। आइए देखते हैं इसको। ये एक सेल ले लेते हैं हम, उसके बाद ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना यहाँ पे जल रहा है। इट्स ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही ना होगा? क्यों? तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो सेल होता है ना, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण इसके नेगेटिव टर्मिनल पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ध्यान सुनिएगा, इसके नेगेटिव टर्मिनल पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है। और यहाँ पे बहुत कम, वेरी फ्यू जो है ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, यानी यहाँ पर लो पोटेंशियल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैसा पोटेंशियल होता है? नेगेटिव टर्मिनल पर हाई पोटेंशियल, और यहाँ पर लो पोटेंशियल। तो अभी आपने देखा है ना कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही जाता है। तो इसीलिए यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। इट्स ओके। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? ध्यान से फिर से सुनिए। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ठीक है। इसके अंदर, सेल के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना एक्सेस अमाउंट में होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे लो अमाउंट में होते हैं, कम होते हैं। जिस कारण यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल हुआ इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लो पोटेंशियल हुआ। यही कारण है कि ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए? आइए अब देखते हैं हम लोग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किए थे हम लोग? एमीटर से। तो उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को भी तो किसी न किसी डिवाइस से मेजर किया जाता होगा। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? जल्द मिलते हैं, बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं वोल्ट मीटर। तो अभी जो सवाल आप लोगों से किए थे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। इट्स ओके। वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। याद कीजिए, एमीटर के बारे में हम क्या बताए थे कि एमीटर के हमेशा हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। और साथ ही ध्यान रखना है कि अक्रॉस द टू पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, जिस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है उसी दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग जो है ना इसको जोड़ते हैं। जैसे आइए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब हम लगा दिए, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके इस छोर से इस छोर के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है ना लगा देंगे भी पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव से इधर आएगा तो ये पॉजिटिव से जुटेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये निगेटिव वाला जो है ना ये देखिए ऐसे आकर के निगेटिव टर्मिनल से जुट गया। लेकिन अगर दो तीन बल्ब रहे हैं, जैसे इसे ले समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। ऐसे है, और यदि ये जो लैंप है इलेक्ट्रिक लैंप, ये जो बल्ब है, इससे हो करके जो करंट जा रहा है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सिर्फ इस छोर से इस छोर के बीच में, सिर्फ इसको मेजर करना है। तो हम कहां पे लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस? इसी दोनों छोर के बीच लगाएंगे ऐसे। वहीं अगर हमको इसके बीच पता करना होता, इस छोर से इस छोर के बीच में, तो यहां हम लगाते। वहीं अगर हमको इसके छोर के बीच में पता करना था, यहां लगाते। ये दोनों के बीच पता करना होता तो इस छोर से इस छोर के बीच में लगाते, ऐसे लगाते। समझ में आ रहा है ना? यानी जिस दो पॉइंट के बीच में का हमको निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसी दो पॉइंट पे जो है ना हम लोग जो है ना वोल्ट मीटर के दोनों छोर को लगा देते हैं। इट्स ओके।
और साथ ही साथ लिखा गया है कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। अमीटर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, जिस तरह से अमीटर में देखे थे आप कि यदि अमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अमीटर को यदि पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि वोल्ट मीटर को, यदि यहां पे हम लोग देखें ना कि उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो अगर सीरीज में जोड़ दे तो क्या होगा। आइए देखते हैं अगले बोर्ड पे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि यदि वोल्ट मीटर को यदि सीरीज में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो यदि वोल्ट मीटर को यदि सीरीज में जोड़ दिया जाए तो जरा सोचिए कि वोल्ट मीटर का ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस होता है, आप इस बात को जानते हो। अभी पिछले बोर्ड पे आपने देखा था कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। इट्स ओके। तो यदि उसका हाई रेजिस्टेंस है तो जरा सोचो, आपको तो खैर रेजिस्टेंस के बारे में उतना नहीं पता, आगे पढ़ाएंगे, बट इतना ध्यान में रखिए कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट के फ्लो को रोकना। तो यदि हाई रेजिस्टेंस होगा तो आप खुद समझ रहे हैं क्या करेगा, करंट को रोकेगा, उसको कम कर देगा ना। तो वही बात तो यहाँ लिखा गया है कि क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। यदि सीरीज में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और साथ ही साथ रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। और सर्किट में जो है ना करंट को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इट्स ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए देखते हैं लोड्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक लैंप हो या हीटर हो या एयर कंडीशनर हो या मोटर हो या जो भी कई सारे डिवाइसेज जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी रन करने वाले डिवाइसेज हैं उनको लोड्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये सभी को लोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं। यदि लोड्स को, स्विच को और सेल के साथ में, सेल या बैटरी के साथ में यदि जोड़ दिया जाए वायर के द्वारा और इस तरह से जोड़ा जाए, उसको कनेक्ट किया जाए कि उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है। ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होना चाहिए, जिसमें बैटरी कहिए या एसी सोर्स, कोई भी सेल हो या एसी का कोई दूसरा सोर्स हो, लोड्स हो, स्विचेज हो और भी एलिमेंट्स हो जो कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर्स, तार से जोड़े जाएं, अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिससे होकर के करंट फ्लो करता है, तो वो क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। यहाँ एक बल्ब जोड़ दिया गया, इट्स ओके। यहाँ पे एमीटर जोड़ दिए, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। यहाँ सेल जोड़ दिए और यहाँ पर स्विच जोड़ दिया गया। स्विच समझते हैं ना कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ये सटा हुआ है ना, तो ये इस पर सटा रहेगा और जब ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। जब ये हट जाएगा तो ये जाकर के इसमें इसको इस तरह से जोड़ दिए, तो ये बल्ब जल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, जिसमें सेल है, स्विच है, लोड्स हो गए और साथ ही साथ जो है ना कुछ अदर एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं, जैसे एमीटर हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, लोड्स हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम क्या होता है, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके सिंबल्स क्या हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, सर्किट डायग्राम, सर्किट का डायग्राम। अभी हम लोग देखे ना इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का यदि डायग्राम बना दिया जाए, अब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उनके इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स होते हैं ना, तो उनके सिंबल्स का यूज करके पूरे अच्छे तरीके से जब उसको डायग्राम को बना दिया था, इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को उनके सिंबल्स का यूज करते हुए, तो वो क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, क्लोज्ड, नाम से ही स्पष्ट, क्लोज्ड हो, बंद हो, उसके अंदर अपना ये, तो बंद कब होगा, जब ये उसका स्विच जब क्लोज होगा ना, स्विच बंद होगा यानी स्विच ऑन होगा। स्विच जब ऑन होता है ना तो वैसे सट जाता है वायर। ठीक है। तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, एक ऐसा सर्किट जिसमें की क्या हो, क्लोज्ड हो और करंट जो है ना फ्लो करते रहे कंटिन्यूअसली, लगातार जो है ना करंट फ्लो करे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, जिसमें की जो है ना क्लोज नहीं हो, ओपन हो, की कैसा हो, ओपन हो। तो की ओपन कब होगा, जब स्विच को हम लोग ऑफ कर देते हैं तो की क्या होता है, ओपन हो जाता है। और जब वो ओपन होगा तो क्या करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब की को हमने ओपन कर दिया, तार सटा ही नहीं, तो करंट कहां से फ्लो करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इस सर्किट को ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मीटर हुआ,
वोल्ट मीटर हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स को देखेंगे। उसके सिंबल्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, अगले बुक पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेम ऑफ कंपोनेंट हो गया और इधर सिंबल्स हो गया। समय को बचाने के लिए मैं यहाँ 2 का सिंबल लिख दिया। सेल का सिंबल ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो यहाँ दो सेल का बैटरी बना दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसका कनेक्टिंग वायर को सिंपली ऐसे लाइन से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट ए ज्वाइंट। अगर कोई वायर है, मान लेते हैं ऐसे एक वायर है, कोई दूसरा वायर इसको क्रॉस करना है लेकिन वो ज्वाइंट नहीं है, उसमें ज्वाइंट नहीं है, तो उसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे आएगा और फिर इसको ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ये किस चीज का सिंबल हो गया? वायर क्रॉसिंग विदाउट ए ज्वाइंट, बिना ज्वाइंट का वायर क्रॉस कर रहा है। और जहां ज्वाइंट होगा वहां पे क्या होगा? तो ऐसे होगा, इस तरह से अगर है मतलब यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। ओपन प्लग की, अगर कोई प्लग की जो है ना ओपन है, या इसको ओपन स्विच कहिए, उसका सिंबल क्या होता है? तो इसका 2 सिंबल होता है, ये देखिए। एक आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या जो पीछे हम बताए हैं एक जगह पे ऐसे, ये हो गया ओपन प्लग की। जब ये क्लोज होगा ना तो ये सट जाता है इसमें आकर के, ठीक है। फिर क्लोज प्लग की या क्लोज स्विच किसको बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है। यहाँ पे ये क्या हो गया? क्लोज स्विच हो गया। स्विच क्लोज है यानी क्लोज सर्किट है, यानी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। या इसका एक और है, ये यहाँ पे देखिए सटा हुआ है, यहाँ पे जो है कि इसमें आकर के सट गया हुआ है, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, सिंबल्स भी हो गए। इसमें कुछ और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और सिंबल्स हैं, उसको अगले बोर्ड पे देखते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर नेम ऑफ कंपोनेंट जो बच गया था वो हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे है, या लैंप कहिए उसको, उसका सिंबल यहाँ हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। ये अच्छा होता है, ये सिंपल होता है, इसको ऐसे करना। एमीटर का सिंबल ये हो गया, वोल्ट मीटर का यहाँ ये हो गया, रेजिस्टेंस का ये हो गया, गैल्वेनोमीटर का ये हो गया, और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का ये हो गया। इसमें से कुछ के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। बट एक जगह जब पूरे सिंबल को दे रहा था मैं, तो मैं सोचा कि एक ही जगह सबको एक जगह कलेक्टेड रूप से देख लेना बेहतर होगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक देखें। तो ये पार्ट 2 है, और इसके बाद जो है ना फिर पार्ट 3 निकलेगा। आप सभी इंतजार कीजिएगा, जरूर मैं निकालूंगा। और आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा फिजिक्स जो है कि आपका धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। आपको न्यूमेरिकल्स भी कई सारे सॉल्व कराए जाएंगे, इसलिए आप मन से पढ़ते रहिए। और मन लगाकर जितना ज़्यादा आप मन से पढ़ाई कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा इसमें जो है ना आप अपने आप को बेहतर अनुभव कीजिएगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ते रहिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, बिन मेहनत हासिल तख्तोताज नहीं होते, बिन मेहनत हासिल तख्तोताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़ाई करते रहिए मन से। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।